लोकसभा चुनाव के बीच देश की आबादी में अलग अलग धर्मों की हिस्सेदारी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सदस्य की रिपोर्ट सामने आई है। और बड़ी खबर यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 65 सालों में यानी कि 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इसी दौरान यानी 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम समाज की आबादी करीब 43% बढ़ गई है। आबादी में सिख और ईसाई समाज की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सदस्य की यह रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस खबर पर और ज्यादा और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, तथ्य लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस रिपोर्ट का, उसका मैंने जिक्र किया है, इसमें और क्या खास बातें देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से ये तथ्य सामने आया है कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनकी आबादी का घटना, इससे बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इससे बहुत सारे, जिसे कह सकते हैं, जो भ्रम की स्थितियां थी वो दूर हुई हैं। और वो इस दौर में जबकि चुनाव चल रहे हैं, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली दो बातें। पहली बात ये कि ये जो मिथ कहा जा रहा था कि यहाँ पर अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, ये मिथ इससे खत्म होता है। बल्कि सुरक्षित ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी तरक्की हो रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है। यानी कि एक ये मिथ धराशायी होता है। दूसरी बात जो है कि हिंदुओं में की आबादी में जो कमी का मसला है, ये भी एक बड़ा सियासी मसला हो सकता है। और राजेंद्र, देखिए, रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हिंदुओं की आबादी घटना। और ये इस चुनाव के मौके पर ये बताता है कि आखिरकार जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, उनसे उनका रिफ्लेक्शन क्या है और उनका जमीन पर असर क्या होने जा रहा है। और ये एक इश्यू बन सकता है इस चुनावी दौर में, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 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 अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे। ये इशू बन सकता है जो आप कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आबादी में हिस्सेदारी की रिपोर्ट को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। यह बहुत बड़ी साजिश है और इसमें आजादी के बाद से ही कांग्रेस की भूमिका है। बयान है, मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। गिरिराज सिंह का बयान आपने देखा। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभिषेक उपाध्याय, अभी आप कह भी रहे थे आपके, ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। और देखिए, गिरिराज सिंह ने आक्रमण कर दिया। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उन्होंने अपने बयान में कही और फर्टिलिटी रेट का हवाला दिया है। क्या इसी प्रकार के बयान और आगे आएंगे? देखिए राजेंद्र, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको और आगे जाकर के देखिए। ये जो रिपोर्ट आई है सामने, इसका सीधा सा मतलब है कि यूसीसी की मांग, जनसंख्या नियंत्रण की मांग, ये और भी ज्यादा तेज होने जा रही है। और ये बीजेपी का एक इशू है। ये बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है कि यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे। बीजेपी का जो स्थापना हुई है, उस स्थापना में भी ये कोर इशू में से 3 कोर इशू में से एक यूसीसी भी है। तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूसीसी का मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, ये मुद्दा और भी ज्यादा गहराएगा। और इस पर कांग्रेस क्या रिएक्ट करती, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि कांग्रेस का एक भी अगर मिस कैलकुलेटेड रिएक्शन इस पर हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये सियासी बैकफायर भी कर सकता है। जी ठीक है, एक का अपडेट पहले दर्शकों को बड़ी दे दे, उसके बाद जैनेंद्र के पास चलेंगे। धार्मिक आबादी के आंकड़े आने के बाद लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो आंकड़े आए हैं वो चिंता को बढ़ाने वाले हैं। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं की आबादी घटी और मुसलमानों की बढ़ी है।
बहुत गंभीर चिंता की बात है। और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। हमारे साथ दिल्ली से जैनेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की है अब तक? बिल्कुल नहीं राजेंद्र, कांग्रेस की अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, बल्कि हमें सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रही है और कांग्रेस के अंदर खाने ये रणनीति बनी है कि इस विषय पर प्रतिक्रिया देनी नहीं है, बहस में उलझना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष रणनीतिकार हैं उनसे जो मेरी बात हुई है वो इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी टाइमिंग को संदिग्ध बता रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक और प्रयास है हिंदू मुस्लिम की सियासत का और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। तो फिलहाल कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और मेरी जो जानकारी है कांग्रेस इस पर बहस में उलझने से बचने की कोशिश करेगी, ताकि जो मुद्दे जिस तरीके से कल खुद प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी को बहस में ले आए, मुद्दा वही बना रहे और इस पर मामला डाइवर्ट ना हो। जी, नवनीत राणा के बयान पर भड़के हैं ओवैसी। 15 सेकंड्स वाले बयान पर ओवैसी का जवाब आया है। 15 सेकंड्स नहीं, 15 घंटे ले लीजिए, हम यहीं बैठे हैं, आप करके दिखाएं। शेर जहां भी रहे शेर ही रहता है, ये बयान है ओवैसी का। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए। बोलिए शेर है, शेर ही होता है, शेर जहां भी जाओ शेर होता है। विक्रमादित्य सिंह नामांकन के लिए निकले हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता उनके साथ आप देख सकते हैं, लाइव हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह? जी बिल्कुल, आज एक बड़ा दिन है विक्रमादित्य के लिए भी, नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात इन्हीं से कर लेते हैं। विक्रमादित्य जी, चुनौती में सामने कंगना रनौत, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, जो मेरी चुनौती है वो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी चुनौती मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। चाहे उसमें यहाँ पर स्मार्ट सिटी शहर के अंदर लाने की बात हो, यहाँ पे रोहतांग टनल की तर्ज पर जलोरी जोड़ टनल जो हमारा कुल्लू का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके को जोड़ेगा वो है, भूभू जोड़ टनल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वैसे ही हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, आप कह रहे हैं जो विकास के मुद्दे हैं वो आपके लिए जो चुनौती है, लेकिन वो जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है आपके लिए कार्टून ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल बयानों में कर रही हैं? जो वो कहना चाहती है कहें, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की जनता हमें बहुत अच्छे तरीके से जानती है, समझती है। हमने काम किया है, काम करेंगे, लोगों के साथ उनके मुश्किल समय में खड़े रहते हैं, पहले भी रहते थे, आगे भी रहेंगे। ये तो केवल चुनावों के समय में शक्ल दिखाई है इन्होंने, और उसके बाद वापस जो है चले जाएंगी। बयान दे दिया है कि मेरी जो अभी फिल्में वापस बॉलीवुड में बची हुई है, तो जब बॉलीवुड में फिल्में बची है तो आप यहाँ पे लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? लेकिन वो तो रैलीज में ये भी कह रही हैं कि वो फिल्में कंप्लीट करने के बाद में मैं फुल फ्लेज राजनीति में आ जाऊंगी अगर चुनाव जीत जाऊंगी तो। वो लिख के एफिडेविट दे, नॉमिनेशन में जब आएंगी तो 2 कॉपी लगती है एफिडेविट की, एक लगती है आपके एसेट्स की, उसके साथ एक और एफिडेविट दे कि आई विल क्विट माई बॉलीवुड करियर
जो वो कभी नहीं देंगी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ये केवल एक प्रोपोगेंडा है। वैसे भी उनकी पिछली 10 फिल्में तो पूरी तरीके से उसका काम तमाम हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे एक नई राजनीतिक फिल्म बनाने आई है। राजनीतिक फिल्म है ये। फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर जो है, निदेशक, वो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी। और वो जो जाते हैं स्टेज पर, स्क्रिप्ट उनको दे देते हैं, और जो वो स्क्रिप्ट देते हैं वो स्क्रिप्ट वो पढ़ती हैं। तो ये अगर डायरेक्टर जयराम जी है तो इस फिल्म का फ्लॉप होना बॉक्स ऑफिस के ऊपर तय है। अरे वो कह रही हैं कि जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ, कोई फिल्म में जिस तरह के रोल करती थी वो नहीं, यहाँ जनता के बीच में पहुँच रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा, पर अच्छा उनको 4 जून को अच्छा लगेगा। जब परिणाम आएंगे तब अच्छा लगेगा कि जनता के साथ। मनाली में उनका घर है, बांबला में उनका घर है। जब मनाली में इतनी बड़ी आपदा आई तो इन्होंने कोरोना टाइम पे अपने लोगों के ऊपर एफआईआर करवाई। क्यों करवाई? इन्होंने एक पैसा यहाँ की सरकार को नहीं दिया। ये तो हम आमिर खान जी का धन्यवाद करते हैं, जो एक छुपे रुस्तम निकले। 50 लाख रुपए उन्होंने प्रदेश सरकार को दिया। ये तो हिमाचल की है। उल्टा जब ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात आई, एक दिन का 50 लाख रुपए मांग रही थी प्रदेश सरकार से। ये आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सबके बीच में जो देश की राजनीति में भी आज एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की जो सरकारें रही थी उस दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, हिंदुओं की आबादी 7% के आसपास घट गई है। देखिए ऐसा है, जब कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मंगलसूत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जिन परिवारों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये क्या मतलब है? देश 130 करोड़ की आबादी का है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है। तो आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, विक्रमादित्य अपनी मां प्रतिभा जी के साथ में नामांकन करने के लिए निकले हैं, लेकिन सीधे तौर पर हमलावर है कंगना रनौत पर और कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुंबई नॉर्थ में है, जहां से लोकसभा का चुनाव पहली बार पीयूष गोयल लड़ रहे हैं। हमारे साथ बोरीवली विधानसभा के विधायक भी हैं, सुनील राणे जी, जो सारथी की भूमिका में हैं। पीयूष गोयल लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर, अभी तक तो चुनाव लड़ाते देखा हमने आपको, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है? मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि चुनाव लड़ाते लड़ाते बाहर की पर्सपेक्टिव तो आती है, बाहर की समझ आती है, लेकिन कैंडिडेट होने का जो खुद का मानसिकता होती है, जो उसमें खुद के अनुभव होते हैं और जो ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़ाव बनता है, ये मुझे लगता है हमें और संवेदना देगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। पिछले 10 सालों में जब भी देखा अमित शाह की अगुवाई में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, 3-4 ऐसे लोग थे जो चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जब 4-5 लोगों की जरूरत होती थी तो पीयूष गोयल उसमें एक होते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीयूष गोयल थोड़ा सा अपने चुनावों में ही उलझ गए हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये एक अलग भूमिका हो गई? पहली बात तो हम सब मोदी जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और जो भूमिका, जो कर्तव्य, जो काम माननीय मोदी जी और पार्टी देंगे, हम उसको निभाने के लिए अपना जी जान देने के लिए तैयार हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सौभाग्य रहा कि अलग अलग चुनाव में जाकर एक अनुभव भी बढ़ा। इस चुनाव में भी मैं अपने क्षेत्र में भी प्रचार कर रहा हूँ, पर तेलंगाना भी गया, दिल्ली भी गया, आंध्र प्रदेश भी गया। इस सीट पर आपके सामने कांग्रेस उम्मीदवार के साथ शिवसेना, एनसीपी सब एक साथ हैं, आपको लग शिवसेना मेरे साथ है, एनसीपी मेरे साथ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एक स्प्लिंटर ग्रुप जो परिवार के आगे कुछ देख नहीं सकता और उनके पीछे परिवार के अलावा कोई है नहीं। मैं देख रहा हूँ जहाँ जा रहे हैं आपका कुछ इसी तरह स्वागत हो रहा है। जो प्यार और स्नेह आप देख रहे हैं जनता का, ये वास्तव में मोदी जी के लिए आशीर्वाद है। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग चाहते हैं कि मोदी जी तक मैं संदेश पहुँचाऊँ कि पूरा देश उनके साथ है। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस मिलकर आपको कुछ चुनौती दे पा रहे हैं? पर उनकी पार्टी क्या है? पार्टी तो हमारे साथ है। वो तो एक स्प्लिंटर ग्रुप, शरद पवार जी को बारामती और सुले जी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है।
उद्धव ठाकरे जी को किसी तरीके से आदित्य को जी को प्रमोट करना, उसके अलावा कोई उनको ना कोई सिद्धांत ना कोई नीति। अब पता नहीं बाला साहेब को क्या दर्द हो रहा होगा जब वो देखते हैं कि हिंदुत्व को त्याग दिया उद्धव ठाकरे जी ने, हर सिद्धांत को त्याग दिया और हर वो विषय जिसकी वो वर्षों तक आलोचना करते थे उसको उन्होंने सैक्रिफाइस करके अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को मजबूर किया कि वो उनको पार्टी से बाहर रखे। आज वो एक छोटी सी कुछ उबाटा करके छोटा सा ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। जनता को पता है कि असली सेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है और जनता को सहानुभूति है कि मोदी जी और फडणवीस जी के साथ जो दगाबाजी, जो विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ने बार बार किया, इसका मुंह तोड़ जवाब महाराष्ट्र की जनता उनको देगी। पीयूष जी, लेकिन कांग्रेस मराठी नॉन मराठी का विषय उठा रही है, उसे कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस देश को बांटने की, देश में विभाजन की सोच उनकी हमेशा रही है। आप याद करिए सुरेश, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उप मुख्यमंत्री का भाई है, उनके कैसे बयान थे कि दक्षिणी राज्यों को विचार करना पड़ेगा कि वो भारत का हिस्सा रहे कि ना रहे। अब उस बयान पे आज तक राहुल गांधी जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी ने निंदा तक नहीं की। तो यानी वो भी सोचते हैं कि देश का विभाजन होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी जो बड़ा क्लेम करते थे कि हमने राम मंदिर की लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद को पाटिंबा दिया, सपोर्ट किया, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि उनके दिल में राम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खड़गे जी हर मंच से संविधान कह रहे हैं कि आपकी 400 सीटें आएंगी, आप संविधान खत्म कर देंगे, आपकी 400 सीटें आएंगी तो आप लोग जो ओबीसी और एससी का आरक्षण वो खत्म कर देंगे, इस देश को आप लोग मतलब इलेक्शन ही आगे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें उठा रहे हैं। आप क्योंकि राज्यसभा के सदन के नेता भी हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है आपसे। ये बेबुनियाद विवादित बयान कर करके वो अपनी हताशा दिखा रहे और बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से विषयहीन है, उनके नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और लोगों को याद दिला दिया कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किसने किया था, किसने मुंबई से उनको हराया, किसने भंडारा से बाबा साहेब को हराया, किसने बाबा साहेब को भारत रत्न तक देने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जितना सम्मान 5 दिन बनाए मोदी जी ने, ये सरकार ने किया है। शायद ही कभी कांग्रेस ने सपने में भी सोचा हो। हर मौके पर कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने की बात चल रही है, वो कैसे है, क्या रोड मैप है? जब देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र, मुंबई और उत्तर मुंबई को भी लाभ होगा। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया है कि कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखना, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने देखे और उनको हकीकत में बदले। जहां भी जा रहा हूं ऐसे ही मुझे मिल रहा है। पीयूष गोयल और जनता के बीच का प्यार बिल्कुल अद्भुत है। लोग अपनी शुभेच्छा भी देख रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि पीयूष गोयल बड़ी मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतें। यदि उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आने की सोचें तो क्या देखते वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले से कहा जा रहा था कि शायद पीयूष गोयल जी उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और आपसे कुछ संपर्क भी किया गया था। नहीं, मेरा इसमें ना कोई बातचीत हुई है ना कोई संपर्क हुआ है। कोई संभावना भी देखते नहीं? वो तो नेता तय करेंगे, मुझे जानकारी नहीं है। और हमारा गठबंधन शिवसेना के साथ है। एकनाथ शिंदे जी उसके नेता हैं और हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सुनील राणे जो बोरीवली के विधायक हैं, सारथी की भूमिका में हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क जारी है। इसे आप जय वीरू की जोड़ी भी कह सकते हैं।
जय गाड़ी चला रहे हैं और बीरू इस समय लोगों से अपने कैंपेन में अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। कैश कांड को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है। मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के जिस नौकर की गिरफ्तारी हुई है वो मंत्री का रिश्तेदार है। भ्रष्टाचार को लेकर अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हर प्रत्याशी जो है वो प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन झारखंड में एक मुद्दा जो है बड़ा गरमाया हुआ है, वो है 37 करोड़ रुपए का घूसकांड। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, 37 करोड़ का घूसकांड, और ये पहली बार नहीं है कि झारखंड में ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई बड़े बड़े कांड झारखंड में हो चुके हैं। ये घटना इस राज्य में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। इन दिनों में जो सरकार यहाँ काम कर रही है, पदाधिकारी के पास से नगद मिल रहे हैं, मंत्री के पीए के यहाँ से नगद मिल रहे हैं, और अभी जो नगद मिला है लगभग 33 करोड़ पीए के आवास से, और एक उनसे जुड़े हुए व्यक्ति के यहाँ से 5 करोड़ से अधिक राशि। पीए के नौकर के यहाँ से सारी रकम बरामद हुई। देखिए, पीए के नौकर वो नहीं है, वो कहा जा रहा है नौकर है, वो एक्चुअली मंत्री के रिश्तेदार है। वो वहाँ पर सब लोग बता रहे हैं कि वो कभी कभी बैग लेके आते थे, रख देते थे और चले जाते थे। वहाँ कोई रहता था क्या? उसको इस तरह का बना के रखा था। राहुल गांधी जी आए थे, बहुत सारी बातें की। अगर उनका गवर्नेंस इतना बढ़िया है तो आलमगीर आलम को बुला के बैठाते और पुरस्कृत करते कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके चपरासी के यहाँ से 33 करोड़ रुपया मिला है। आपको लगता है कि ईडी का अगला सामान आलमगीर को ही होगा? नहीं, अभी मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि अब ये सारी पॉलिटिकल मोटिवेट स्टेटमेंट है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये नेचुरल वे में जो जांच के बाद आएगा तो अपना संस्था काम करेगी। लेकिन जो दिख रहा है कि किसी मंत्री के पीए और पीए के चपरासी के घर में इतनी बड़ी रकम, करोड़ों करोड़ की रकम, रुपया बरामद हो रहा है, जहां मशीन भी गर्म इतना हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। लगता है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे की वजह क्या है सर? ये भ्रष्टाचार के पीछे की वजह, कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूब करके इस देश को लूटा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि झारखंड में जो है वो भ्रष्टाचार लगातार अपने पैर फंसा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी कर रही है, और अभी ये देखना होगा कि इस मामले के अंदर आगे और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, झारखंड।